अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और ये भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले देशों में इस समय भारत नंबर 1 के ऊपर है। इस समय हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो कई मायनों में अमेरिका से भी जाता है, क्योंकि वहां सैचुरेशन आ गया, वो भी एक रीजन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक यदि भारत को विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए 5 संकल्प है। नंबर 1, अमृत काल के 5 संकल्पों में पहला संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, इसके लिए हमको गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, इसके लिए हमको अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हम सबको अपना कर्तव्य करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, अलग अलग नहीं करना है। और इसीलिए अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं में से कईयों ने बोला कि भारत के ऊपर बहुत प्रकार के आक्रमण भी हो रहे हैं, मगर भारत के अंदर एक अद्भुत क्षमता है, वो कुछ और मामलों में भी दुनिया का फर्स्ट कंट्री है। जैसे, और ये शायद पिछली सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नेहरू जी के जमाने में बना, एक अच्छा प्रयोग था, अच्छा प्रयास था 1950 में। मगर हमारी परंपरागत चिकित्सा परंपरा में आयुर्वेद का इतना व्यवस्थित ज्ञान है, अगर हमने 1950 में ही आयुर्वेद का भी इंस्टीट्यूट बना दिया होता तो हो सकता है इन 75 सालों में हम रिसर्च करके उस मामले में दुनिया में सबसे आगे खड़े हो। मगर जब मोदी जी आए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज बना दिल्ली में। मगर उसके साथ एक नया प्रयास हुआ कि WHO ने एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया, यानी दुनिया में जो सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको संकलित करने के लिए। और उसका वर्ल्ड का सेंटर कहां पे बना? गुजरात के जामनगर में, जामनगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। क्यों बना? क्योंकि दुनिया के भिन्न भिन्न देशों और सभ्यताओं में जितने ट्रेडिशनल मेडिसिन के साहित्य अवेलेबल है, सबसे व्यवस्थित, सबसे व्यापक और सबसे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन अगर है तो आयुर्वेद के रूप में भारत में है। इस मामले में भारत दुनिया का फर्स्ट देश बना है। काश पिछली सरकारों को यह समझ में आ गया होता तो स्थिति कुछ और होती। अब एक और मामला है, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होती है पावर, बिजली। जब हमारी सरकार आई तो मैक्सिमम पावर जनरेशन कोल से होता था, कोयले से। अगर हम भारत को विकसित भी करेंगे और सारी की सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट कोयले से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो दोनों समस्याएं होंगी। पैसे की भी समस्या होगी, कोयला एक स्टेज के बाद एग्जॉस्ट कर जाएगा और पर्यावरण पे भारी प्रभाव पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद सबसे पहले तो क्या किया? LED बल्ब का वितरण किया और हम लोगों ने अब तक 37 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है, ताकि बिजली का कंजम्पशन कम। फिर क्या किया? सोलर एनर्जी में पिछली सरकारों ने भी ध्यान दिया होगा, पर किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा। आज विश्व में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है और उसका केंद्र भारत में, दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। यानी इंटरनेशनल सोलर एनर्जी में भारत दुनिया का अग्रणी देश बन के उभरा है। और हमने एक लक्ष्य रखा था कि भारत का 50%, पहले ये रखा गया कि 40% पावर जनरेशन 2030 तक क्लीन एनर्जी से होगा, जिसमें सोलर होगी, विंड पावर होगी, यानी जिससे पर्यावरण पे प्रभाव नहीं पड़ता। और जब भी सरकारें टारगेट रखती हैं तो देर में ही पूरा होता है। मगर आपको आश्चर्य होगा कि 2030 में 40% इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर एनर्जी से रखने का टारगेट 2022 में पूरा हो गया। अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% कर दिया गया कि 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से होनी चाहिए, और वो 50% का टारगेट 2025 में पूरा हो गया। आज 250 गीगावाट एनर्जी हमारी क्लीन एनर्जी से आती है। और अब यहां से भारत का एक बदलाव समझिए। दुनिया में एक गांव ऐसा है
जिसमें सब कुछ सोलर एनर्जी से है। यानी स्ट्रीट लाइट से लेके, गांवों से लेकर, घरों के अंदर से लेके पार्कों तक जितनी भी लाइट है वो सब कुछ स्ट्रीट लाइट है, और वो है गुजरात का मोढेरा गांव। मगर महत्वपूर्ण ये नहीं है, उसमें खास बात यह है कि टोटल सोलर एनर्जी से चलने वाले इस गांव में सूर्य देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, जो यह भी दर्शाता है कि वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन, वी आर ऑल्सो नोइंग दैट वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और आपको यदि पता हो तो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की थी कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे यदि योजना पूरे देश में अगले 10-20 साल में बन गई तो अधिकांश घरों में बिजली कैसे मिलेगी, मुफ्त, फ्री। उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल से लेके कार तक आप उसी बिजली से चार्ज कर सकते हैं। तो पेट्रोल डीजल के खर्चे से काफी हद तक मुक्ति, और आपकी गाड़ी का ईंधन लगभग फ्री। और अगर ज्यादा एनर्जी आप पैदा कर लें तो सरकार खरीदने को भी तैयार रहेगी। इसे कहते हैं दिमाग लगाकर मुफ्त बिजली देना। और जो वो लोग करते हैं वो होता दिमाग खाली करके और खजाना खाली करके देना। जो प्रधानमंत्री जी ने किया, ना खजाने पे कोई दबाव, ना पर्यावरण पे कोई दबाव, और उसके बाद भी हर व्यक्ति को मिल रहा है। और आपको यदि ध्यान हो तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किस दिन घोषणा की थी, 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और क्यों किया, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक शहर बताइए जिसमें सबसे लंबी सड़क हो जो पूर्णतः सोलर लाइट से हो, तो वह है भारत का अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरीके से सोलर लाइट से। ये है वो भारत जिसे समझने की जरूरत है, जो हेल्थ सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है पर आयुर्वेद में भी लीड ले रहा है, जो सोलर एनर्जी में भी आगे बढ़ रहा है पर यह भी याद दिला रहा है। एक और बात आप ध्यान रखिए, भगवान सूर्य के जितने मंदिर आपने देखे होंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भगवान सूर्य के कितने घोड़े हैं, 7 ही घोड़े हैं, और 7 ही रंग होते हैं सूर्य में। अरे तुम्हें अब जाके पता चला, हमारे यहाँ हजारों साल से पता था कि भगवान सूर्य देव जो हैं उनकी रश्मि के 7 हिस्से हैं। अब आप देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भारत अब एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है, चैट जीपीटी, एआई। आजकल के बच्चे खासकर जेन जी बहुत एआई का यूज करते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा हूं, फट से जाओ एआई से पूछो। अब एआई के सबसे प्रचलित प्लेटफॉर्म्स में से एक है चैट जीपीटी, बल्कि द मोस्ट पॉपुलर है। चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उनसे एक बार एक सवाल पूछा गया कि आज के लोग हर सवाल का जवाब एआई और चैट जीपीटी से पूछते हैं, आपकी नजर में कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर लोगों को नहीं पता है पर शायद आपको पता है। तो यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सैम ऑल्टमैन? ही सेड द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण। आत्मा और ब्रह्म में एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस है, ये शायद आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। ये क्या है? वही जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, जीवो ब्रह्मे ना परा। ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। अब कोई कहेगा भैया कैसे पता कि ये कहा था कि नहीं। आजकल तो वो बहुत सारे लेफ्टिस्ट, सेकुलरिस्ट फ्रस्ट्रेटेड कूद पड़ते हैं सोशल मीडिया में कि भारत के बारे में कोई अच्छी बात कैसे बोल दी, हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में कोई अच्छी बात कैसे बोल दी, हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत खराब थे, हम तो बड़े अवैज्ञानिक थे, हम तो अंधविश्वासी थे, हम तो भेदभाव, जातिवाद, इन्हीं सब चक्करों में पड़े हुए थे। तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, ये सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 को 2:34 AM का, कोई भी जाके चेक कर सकता है नेट पे। अब आप सोचिए, ये है नया भारत, यानी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का जो प्रतीक है उसका चीफ किससे प्रेरणा ले रहा है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद और उपनिषदों से प्रेरणा ले रहा है। फिर भारत किस मामले में अलग है? अभी आपने देखा होगा कि एक 19 वर्षीय युवा लड़के ने शुक्ल यजुर्वेद का
दंड क्रम पारायण किया 50 दिनों में, इसको लेके बड़ी खलबली मची हुई है। कुछ लोग कहते हैं इससे होता क्या है, इससे होगा क्या, मतलब अजीबोगरीब तर्क देने लगे हैं, पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए। इससे दो बातें पता चलती हैं कि इस मामले में भारत दुनिया से अलग था। पहली बात तो जो हमारे यहां मंत्र बोले जाते हैं उसके बहुत प्रकार के पारायण होते हैं, बहुत प्रकार के क्रम होते हैं। और ये दंड क्रम क्या है? वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। वो ये है कि पहले आप एक मंत्र को सीधा बोलेंगे उसी रिदम में, फिर रिवर्स बोलेंगे उसी रिदम में, फिर उसके पहले पद को सीधा बोल के फिर उल्टा बोलेंगे, फिर दो पद को सीधा बोल के उल्टा बोलेंगे, फिर एक दो तीसरे पद को सीधा बोल के उल्टा करेंगे। यानी ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, फिर 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। इस ढंग से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जब 1995 शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों को करेंगे तो उसके लगभग 2 लाख कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप सोचिए कितनी स्ट्रांग मेंटल फैकल्टी चाहिए, कितना स्ट्रांग कंसंट्रेशन चाहिए। अभी तो हम कह रहे हैं अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, हमारे यहां तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस थी और वो इतनी स्ट्रांग थी कि आने वाले समय में सबको दिखाई पड़ जाएगा। अब आप ये समझिए, कुछ इसका एक और मीनिंग समझिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वेद जो थे वो श्रुति परंपरा में थे, वेदों को श्रुति कहा भी जाता है, तो लोग कहते हैं भाई वो लोग लिखना नहीं जानते थे तो ओरल ट्रेडिशन से बोल के करते थे। उन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई साहब, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, पूरा वैदिक गणित बता दिया, वो लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने आयुर्वेद जैसी मेडिकल साइंस निकाल दी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे मतलब सर्जरी के भी इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए, वो लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किए और ग्रहों का ऐसा सटीक कैलकुलेशन है कि अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था रात 1 बजे से, और दोपहर 1 बजे से मंदिरों में सूतक लग गया था। सटीक कैलकुलेशन है, रात 1 बजे लगने वाला है, हमें पता है। हमें खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं कि चांद उगेगा, तब मौलाना साहब कहेंगे कि अब चांद उगा है तो अब बताओ। हमारे मंदिर के पंचांग में 50 साल बाद भी ग्रहण कब पड़ेगा ये आज कैलकुलेट किया जा सकता है। मगर उसके बाद भी इस देश का षड्यंत्र समझिए, कैसे कैसे शब्द गढ़े गए। उसके बाद शब्द गढ़ा गया पोंगा पंडित, ताकि हिंदुओं में एक ग्लानि का भाव आए। और दूसरा फ्रेज क्या गढ़ा गया? मस्त मौला। देखिए वो एक पॉजिटिव एलिमेंट है, मस्त मौला। और पोंगा पंडित एक नेगेटिव चीज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो देख के बताएंगे कि चांद उगा या नहीं, हम कैलकुलेशन करके बताएंगे विद ए चैलेंज कि अगर नासा के सॉफ्टवेयर से भी दिखा लो तो उतने ही बजे चंद्रमा का ग्रहण दिखाई पड़ेगा। इसके बावजूद ये किया गया। अब आप इसको ऐसे समझिए, इतना सटीक कैलकुलेशन करने वाले लोग लिखना नहीं जानते थे। उपनिषद जैसी गहरी फिलॉसफी, जिसके लिए जर्मन भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करने वाले ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा कि उपनिषद फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। उपनिषद का दर्शन मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो लिखना नहीं जानते थे। ये कहने वाला कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं, पागल हो सकता है जो कहे कि इतने वाइड नॉलेज बेस वाले लोग लिखना नहीं जानते थे। एक्चुअली में लिखना नहीं जानते थे नहीं, लिखना नहीं चाहते थे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखकर बताई ही नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे सारे वेदों के मंत्र एक लय में हैं और लय संगीत की ध्वनियों के साथ है, और संगीत की ध्वनि किसी को लिख कर नहीं बताई जा सकती। सारे गा मा पा धा नी सा लिख के नहीं समझा सकते। कोई गीत आपको लिख के नहीं, आप गा कर ही बता सकते हैं। जैसे आपने क्रम की बात कही, तो जो लोग म्यूजिक में ना सारे गा मा पा धा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा रिवर्स आते हैं ना, तो वैदिक मंत्रों में सब में एक बार यूं जाइए, एक बार यूं आइए, एक बार यूं जाइए, एक बार यूं आइए। वो चीज विद ए प्रॉपर रिदम, विद ए प्रॉपर वाइब्रेशन,
ये बोलकर ही हो सकती थी, और इसके साथ साथ उसमें कॉन्शियस एनर्जी का वाइब्रेशन भी है। इसलिए वो श्रुति परंपरा थी, वो लिखित परंपरा नहीं थी, क्योंकि आपके लेवल की बुद्धि ये नहीं थी कि वो इसको समझ पाते। इस कारण से आप कहने लगे। और इसमें एक और बात आप देखिए कि इस कारण से वैदिक मंत्रों में, बाकी ग्रंथों में मिलावट हो सकती है, वैदिक मंत्रों में मिलावट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दिस वे दैट वे, टू एंड फ्रो, तो अगर आपने एक शब्द भी इधर उधर कर दिया तो वो किसी न किसी में तो ट्रैक में पकड़ में आ जाएगा। अरे भाई, प्रो में बोलते समय नहीं था, रिवर्स में बोलते समय शब्द कैसे आ गया? ये तो रिदम को बिगाड़ रहा है। और इसी वजह से, और दूसरा क्या था, ये एक टाइप ऑफ कॉपीराइट भी था। आज के जमाने में आप कॉपीराइट कहते हैं ना, उस जमाने में हमारे सारे इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए थे, सारी यूनिवर्सिटीज जला दी गई थी, स्कूल विद्यालय नष्ट कर दिए गए थे, जो कुछ छोटे छोटे मठ मंदिरों वाले स्कूल बने थे वो भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे। तो उस समय उस चीज को बचा के कैसे रखें? तो ओरल परंपरा से ही बचा के रख सकते थे, क्योंकि ग्रंथ को जलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, आपके मस्तिष्क में जो है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब तक एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा वो जीवित रहेगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस नए दौर में भारत किस ढंग से आगे बढ़ सकता है। मगर दुनिया में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बहुत नागवार गुजर रहा है कि भारत को उभरना नहीं चाहिए, और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि भारत न उभरने पाए। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग राजनीतिक कारणों से जाने में अथवा अनजाने में उन शक्तियों के साथ या तो मिले हुए हैं या अनजाने में उनके हाथ के खिलौने बने हुए हैं। आज आप देख रहे हैं जब भारत का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आप सब ने सुना होगा ना, साम दाम दंड भेद। अब साम दाम और दंड से तो रोक नहीं पाए भारत को। साम दाम दंड क्या था? समझा लो, समझाने पे ना माने तो दाम दे दो, जैसे पाकिस्तान को है, दे दो पैसा दे दो, फिर को आगे नहीं करना है कुछ। वो दौर भी चला गया। अब आपने कभी सुना है कि इंडिया IMF या वर्ल्ड बैंक से जाके लोन मांग रहा है? दाम का दौर चला गया। दंड, धमका दो, सैंक्शंस लगा दो, 98 में सैंक्शन लगे, टैरिफ लगा दो, वो भी नहीं हो रहा तो भेद, साम दाम दंड भेद। अब भेद पैदा करो देश के अंदर, एक दूसरे के खिलाफ भेद पैदा करो, उत्तर दक्षिण में लड़ाई लगवाओ। याद है आपको, कर्नाटक के एक मंत्री, वित्त मंत्री ने कहा था कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं, उत्तर भारत वाले कम देते हैं। तो पत्रकार ने उनसे पूछा, तो क्या आपका कहने का मतलब है कि दक्षिण को अलग हो जाना चाहिए? हाँ, हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। फिर क्या करो? प्रांत में लड़ाई लगवाओ। तो कभी तमिलनाडु का मंत्री, तो कभी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, कभी उत्तर भारतीयों के बारे में कुछ बोलेगा तो महाराष्ट्र वाला उनके बारे में बोलेगा। फिर भाषा पे लड़ाओ, फिर जाति पे लड़ाओ, फिर वर्ग पे लड़ाओ, पूरा भेद पैदा करो। हमें इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। होना यह चाहिए कि समाज के हर वर्ग में, समाज के हर प्रांत में, हर भाषा में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हमें उसे सीखने की लगन होनी चाहिए। मगर आज वो शक्तियां क्या चाहती हैं कि समाज लगन न पैदा करे, कि एक दूसरे से सीखे, दूसरा तीसरे से कोई चीज सीखे, कोई किसी से सीखे न। वो चाहते हैं एक दूसरे से लगन न पैदा करो, जलन पैदा करो। हर मामले में एक दूसरे से जलन पैदा करो, क्षेत्र में, प्रांत में, भाषा में, वर्ग में, जाति में। और ये जलन पैदा करने की जो षड्यंत्र है सिर्फ यहीं तक नहीं है। जो लोग कहते हैं ना, मेरे वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे समुदाय के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे राज्य के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे जिले के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे गांव के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनसे पूछिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका पड़ोसी भी आपसे न्याय नहीं कर रहा है? क्या पड़ोसियों से जलन नहीं है, चाहे वो आप ही के साथ का हो? चलिए उसके बाद आप आइए, क्या रिश्तेदारी में आपको जलन नहीं लगती है? और आइए, यहां तक कि सगे भाई बहनों में जलन नहीं हो जाती है? अरे उसको ज्यादा मिल रहा, मेरे को कम मिल रहा है। और तो और ये ऐसा जहर है जो आपके अंदर नीचे तक बैठाला जा रहा है, पति पत्नी में भी तो हो जाती है। और तो और जो बगैर शादी किए लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसमें तो इतनी जलन हो जाती है कि काट के टुकड़े टुकड़े में खत्म कर देते हैं।
इसलिए जो आज सिर्फ ये समझाते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, अरे तुम्हें कम मिला, इसको कम मिला, एक राज्य को समझा रहे हैं, एक भाषा को समझा रहे हैं, एक वर्ग को समझा रहे हैं, एक जाति को समझा रहे हैं, देखो तुम्हारे परिवार के अंदर तक घुस गया है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर तक वो घुस गया है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, और ये षड्यंत्र इतना गहरा है, इसको इतने सटीक तरीके से दिमागों में भरा गया है। हमारी जो यंगर जनरेशन है उसके दिमाग में इस ढंग की ये चीजें भरी गई हैं कि जब तक उन्हें समझ में आता है तब तक उनको बहुत देर हो जाती है। आज की युवा पीढ़ी अक्सर प्यार मोहब्बत की बातों में बहुत फंस जाती है। तो एक और बात बच्चों को, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, समझना चाहिए, ये जो कुछ तुम्हें समझाया जाता है कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ये एक आकर्षण के अलावा कुछ नहीं है। हमें अपने बच्चों को ये बात भली बात समझानी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना साहब पहले उससे प्रेम था फिर ब्रेकअप हो गया। तो जो बात मैंने पहले भी कही है, प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता। अगर प्रेम है तो सांसें ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेकअप नहीं हो सकता। जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। जिसे एक पुराना शेर है जिसमें कहा गया है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। मगर अब तो मर नहीं जाता छोड़िए, मार के काट के टुकड़े में भर के और फ्रिज के अंदर डाल देता है, और उसको आप प्रेम कह रहे हैं। वो जो एक पुराना हिंदी फिल्मों का गीत था ना, आंखों से जो उतरी है दिल में क्या बात है उस अफसाने की, और खुद ढूंढ रही है शम्मा विषय क्या बात है उस परवाने की। तो भाई साहब आजकल ये आंखों से उतर के अफसाना कब सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाएगा ये पता नहीं लगता है। इसलिए हम सबको अपने बच्चों को बहुत समझदारी से सारी चीजें बता के रखनी चाहिए, क्योंकि एक और बात समझिए, ये हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की शिक्षा देते हैं। क्योंकि जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, वो साधु का आवरण बना के आया था। तो जो कुछ दिख रहा है, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, हम तो मॉडर्न हो रहे हैं, ये बहुत सारे इसके पीछे खतरनाक चीजें भी हैं। मैं बहुत बात विनम्रता और दृढ़ता से कहना, जिसको आप मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं वो मॉडर्नाइजेशन नहीं, वेस्टर्नाइजेशन है। और आप कहेंगे कि अगर वेस्टर्नाइजेशन अच्छा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, अगर अच्छा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप पूछिए क्या वो व्यक्तिगत स्तर पे अच्छा है या देश के लिए अच्छा है? अगर व्यक्तिगत स्तर पे अच्छा है तो अमेरिका आज दुनिया में मटेरियल्स हेवन का केंद्र है। सब कुछ है ना, हर आदमी के पास खूब रुपया, पैसा, गाड़ी, सब कुछ है। फिर ये जाके वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में गोलियां क्यों चला रहे हैं? भाई तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। वो जो एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, रुपया है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो कहता माँ है। वहां माँ ही तो नहीं है, क्योंकि मदर हाफ मदर है, फादर हाफ फादर है। इस वजह से सब कुछ होने के बावजूद तुम गोलियां चला रहे हो। इससे समझना चाहिए कि ये सब कुछ आपके लिए सुख संतुष्टि नहीं दे सकता। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स निकाली गई कि कौन कौन से देश है जहां लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। तो उसमें शायद एक देश आइसलैंड है, वो शायद 2nd या 3rd नंबर पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में। मगर दुनिया में एक दूसरी वो भी निकाली गई है इंडेक्स, वो क्या है? कंजम्पशन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, उसमें भी वो टॉप 10 में है। भाई साहब ये कैसे हो सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो टॉप 10 में देश हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के कंजम्पशन में भी टॉप 10 में है। इसका मतलब आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन में कोई बहुत बड़ा खोट है। कारण क्या है कि आप ये देखते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, गाड़ी है, संसाधन है, तो ये हैप्पी होगा। ऐसा वो हैप्पी नहीं होता। उसमें हैप्पीनेस एक अलग स्टेट ऑफ माइंड है। क्या? जैसे अभी बुधिया जी ने बताया कि साकेत फाउंडेशन सेवा का कार्य कर रही है। सेवा से जो संतुष्टि मिलती है वो आपको एक अलग हैप्पीनेस देती है। भारत में प्राचीन काल से लेके और 50-60 साल पहले तक
सेठ या बिजनेसमैन वो बड़ा नहीं माना जाता जिसकी नेटवर्थ बड़ी। आजकल जैसे फॉर्च्यून 500 दिखाते हैं, जिसने समाज की कितनी सेवा की, कितने मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, पौशाला बनवाए, गौशाला बनवाए, उसके द्वारा वो माना जाता था। इसीलिए जो आपकी संतुष्टि की परिभाषा है वो कंफ्यूजिंग है। भाई वहां एक परिभाषा दी मार्क्स ने कि पैसा हो जाए तो हम जिंदगी सब कुछ खुश, पास पैसा है तो ये दुनिया हंसी। मगर एक दूसरे सज्जन आए, सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा नहीं पैसा नहीं, शारीरिक सुख मिल जाए तो बस जिंदगी खुश। तो एक तीसरे सज्जन आए फ्रांस के, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नेम एंड फेम हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, दुनिया भर में मेरा नाम हो जाए तो बहुत खुश। मगर जब कुंभ का मेला आता है और 66 करोड़ लोग कुंभ में आते हैं और 50 लाख विदेशी आते हैं, 50 लाख, इस गहराई को समझिए। दुनिया में कोई दूसरा धर्म ऐसा नहीं, भारत इस मामले में नंबर 1 पे है, जिसमें उस धर्म को न मानने वाले उस धर्म की धार्मिक यात्रा करना चाहें। कितने गैर मुस्लिम आपने देखे जो हज पे जाना चाहते हो, और कितने गैर क्रिश्चियन देखे जो वेटिकन जाना चाहते हो तीर्थ यात्रा की दृष्टि से। और अगर वो खुदा ना खास्ता जाना चाह ले तो पहली शर्त उनसे ना कही जाए कन्वर्ट हो जाओ। हमारे यहां 50 लाख लोग आए, श्रद्धा भाव से आए, डुबकी लगाई, चले गए, किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। 2001 में कुंभ हुआ था, सोनिया गांधी जी भी आई थी, संगम नोस पे स्नान करके गई, वो तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। मगर मैं चैलेंज करके कहता हूं कि राहुल गांधी जी बगैर कन्वर्ट हुए हज की यात्रा करके दिखा दें। इसलिए जो आप सेकुलरिज्म का हमको ज्ञान देते हैं उसे समझिए। मगर वो लोग जब आते हैं तो देखते क्या है। मैंने अभी आपको सैम ऑल्टमैन का उदाहरण दिया। दूसरी सबसे हाईटेक कंपनी जो एक मानी जाती है एप्पल, जिसका आईफोन होता है, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी आई थी कुंभ मेले में, और इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और अपना नाम कमला देवी रख लिया। जब इतना पैसा पाए हुए लोग भारत में आते थे, वो क्या देख के प्रभावित हो जाते थे। वो जब नागा साधुओं को देखते थे, अरे ये लंगोटी पहन के घूम रहे हैं, इनको क्या चाहिए, इनको रुपया पैसा चाहिए? नहीं भाई, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें शारीरिक सुख चाहिए नहीं चाहिए, उन्हें नेम एंड फेम भी नहीं चाहिए। इसीलिए आप किसी नागा साधु के पास आपने किस्से सुने होंगे कि किसी का काम हो गया और वो धन्यवाद देने गया तो उसको डांट के भगा दिया, कभी कभी गाली बक के भगा दिया। तो सोचता है ये कैसी बात, हम तो इनको धन्यवाद देने आए थे कि साहब महाराज जी आपकी वजह से काम हो गया। वो आपको डांट के इसलिए भगा देते हैं कि अगर वो आपका धन्यवाद स्वीकार कर लें तो 10 लोग और आने लगेंगे, तो कम से कम वो नेम एंड फेम के चक्कर में आ जाएंगे। तो जब विदेशी लोग आकर भारत में कुंभ मेला देखते थे तो वो कंफ्यूज हो जाते थे। ये लालू प्रसाद यादव जी की भाषा में कहें कंफ्यूजिया जाते थे कि इनको चाहिए क्या। तो उसे अगर एक पंक्ति में मैं कहूं कि भारत की सोच हैप्पीनेस और उनकी हैप्पीनेस की सोच में क्या है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में। वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। यहां कार्ल मार्क्स भी फेल हो गए, मैक्स वेबर भी फेल हो गए, सिगमंड फ्रायड भी फेल हो गए। ये है हमारे यहां। इसीलिए भारत वो देश है जहां पर बाहर सब कुछ नहीं पाना है, अंदर की यात्रा करनी है, अंदर पाना है। जहां पे भारत सोने की चिड़िया रहा, भारत के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी थी कि सारा का सारा पैसा हमारे पास था। जैसे आपने कभी सोचा होगा 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी में, यानी आज से 2400 साल पहले अलेक्जेंडर भारत में आया लूटने के लिए, और अंग्रेज आए 18वीं शताब्दी में। ये 2200 साल हम लुटते रहे। कितना था हमारे पास भाई जो 2200 साल लुटने में लग गए? वो जानते क्या था? हमारे पास कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो लूट के ले जाते थे, फिर हमारे पास आ जाते थे। भारत का व्यापारी हंसता था उन पे, लूट के ले जा रहे हैं कोई बात नहीं, पर तुम उस लूट के जो सोना ले जा रहे हो उससे खरीदोगे क्या? अब आप पहली चीज क्या खरीदेंगे? हीरे जवाहरात,
तो सोने के जितने सुंदर आभूषण भारत में बनते थे, मैं तो कहता हूं पश्चिमी जगत में कहीं सोनार नाम की कोई जाति पाई जाती है क्या? हमारे यहां होती है। तो वो खरीदोगे तो हमारे पास आओगे। अब आइए साहब, कपड़े, सूत, ये जो होता था कॉटन, ये सिर्फ भारत में होता था उस जमाने में। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, एनीबडी कैन गो एंड चेक। पश्चिम वाले पहनने के लिए दो ही चीजें जानते थे, ऊन या चमड़ा। जब उन्होंने यहां आकर ये देखा कॉटन, तो वो बड़े वो हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे ये इतना रेशम जरूर आता था, उसमें रेशम चाइना से भी आता था, पर रेशम एक ऐसा कपड़ा है जो आपको ठंडे में ठंडी से और गर्मी में गर्मी से नहीं बचाता, जबकि उस जो कॉटन है वो दोनों चीजों से बचाता है। तो वो कॉटन देखकर सोचते थे ये कैसा, इतना पतला इनका ऊन कैसा है। तो कई बार उनसे पूछा गया ये कहां होता है, तो उन्होंने कहा पेड़ पे होता। तो कई जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए उन्होंने लिखा भारत में कपड़े पेड़ पे उगते हैं। अब आइए साहब, कपड़े पे पक्का रंग लगाना सिर्फ हमको आता था। इसीलिए आप देखिए वेस्ट में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही कपड़े आप देखते हैं। ज्यादातर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब में व्हाइट ही कपड़े पहन जाते हैं। व्हाइट तो नेचुरल कलर है, कलर करना आना चाहिए तब भगवा दिखेगा। तो पक्का रंग करना हमको आता था। अब आइए साहब, अगली चीज आप क्या कहेंगे? अच्छा खाना, तो मसाले हमारे यहां होते थे। अब आइए साहब, अगली चीज दवाइयां, तो आयुर्वेद के अनुसार स्ट्रक्चर्ड जानकारी और आयुर्वेदिक मेडिसिन वो भी हमारे यहां होती थी। तो मेरे भाई आपको जो कुछ भी चाहिए था। अब आइए साहब, स्टील, सबसे अच्छी तलवारें स्टील की हमारे यहां बनती थी। तो आप लूट के ले जाते थे, फिर कपड़ा खरीदना हो या मसाला खरीदना हो, तलवार खरीदना हो या सोने के आभूषण खरीदना हो, वो पैसा घूम फिर के फिर हमारे ही पास आ जाता था। और भारत की मेटलर्जी कितनी स्ट्रांग थी। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी दिखाता है कि आयरन ओर की बनी हुई कोई ऐसी चीज नहीं जो 2300 साल से खड़ी हुई है, खुले आकाश में, वो जंग नहीं लगा उसमें। और कर्नाटक में भी कुल्लूर में ऐसा ही एक स्तंभ ट्राइबल एरियाज में बना हुआ है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वनवासियों ने बनाया था, ट्राइबल्स ने बनाया था। जब आदि शंकराचार्य उनके गांव में आए थे तो उनके सम्मान में ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। और इसलिए हम उस जमाने में टेक्नोलॉजी में भी आगे थे, इसलिए सारा पैसा जाता था फिर घूम फिर के आ जाता था। इसलिए हमें लुटने में 2200 साल लगे। मगर हम इतनी समृद्धि के शिखर पे बैठे थे, यूनानियों से लेके ग्रीक, हूण, शक, यमन, तुर्क, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज हमें लूटने के लिए आते थे। इसके बाद भी भारत की एक और खासियत जानते क्या थी? यहां जिसके पास पैसा होता था वो समाज का दायित्व निभाता था, मगर दायित्व निभाते समय भी उसके मन में अहंकार नहीं आता था। वो धार्मिक श्रद्धा के भाव से अपना कर्तव्य के रूप में उसे निभाता था। भारत किस मामले में अलग थी, भारत की सामाजिक सोच, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अकबर के सेनापतियों में से एक थे, हिंदी के बहुत बड़े कवि अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास के दोहे आपने सुने होंगे। बहुत बड़े विद्वान भी थे और सेनापति भी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, दान दक्षिणा बहुत करते थे। तो एक बार एक महाकवि गंग उनके पास पहुंचे, तो वो जाड़े का समय था, तो गरीबों को ऊनी वस्त्र और कंबल दान कर रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति आता था उनके पास और वो उनसे दान लेता था और उनको नमस्कार करता था, तो अपनी नजरें झुका लेते थे। तो एक कविता के रूप में उनसे महाकवि गंग ने पूछा कि सीखी कहां नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। अब जो उन्होंने जवाब दिया वो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा की सोच का, यद्यपि वो मुस्लिम थे पर भारत की परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, और जो हमारे समाज के धनी मानी लोग जिस ढंग से सेवा करते थे, जिस भाव को रख के करते थे, उन्होंने कहा देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। अर्थात समाज में कितना सुंदर संतुलन है। देखिए, कोई ऐसा समाज नहीं बन सकता जहां कोई गरीब व्यक्ति ना हो, कोई ऐसा समाज नहीं बन सकता जहां पर किसी न किसी व्यक्ति को आवश्यकता ना हो, किसी के पास ज्यादा होगा किसी के पास कम होगा, पर ज्यादा वाला कम की चिंता करे और उस चिंता के साथ मन में अहंकार भी न लाए और बगैर
टैक्स में छूट के भी देता रहे। यह भारत में सिखाया जाता था। और इन सब का माध्यम क्या बनता था? मंदिर। इसीलिए मंदिरों पर अटैक, मंदिरों को की छवि खराब करने का प्रयास इसीलिए किया जाता है। और एक और बात आप मजेदार समझिए, इतना परफेक्ट सिस्टम हमारे यहां बनाया गया था कि अगर मंदिरों में आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो बड़ा लॉजिकली सोचिए, जो मंदिर के अंदर जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनके मन में भी तो कभी कभी भावना आ सकती, चलो हम पैसा निकाल लें। जो मंदिर मैनेजमेंट वाले होंगे, मंदिर ट्रस्ट वाले होंगे, जो पुरोहित महंत पंडित होंगे, उनके मन में भी तो आ सकती है। तो देखिए कैसी परफेक्ट व्यवस्था बनाई गई कि जो पुजारी होगा, अगर वो चाह ले कि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, मैं थोड़ा इधर उधर कर दूं, तो ज़्यादा पैसा आने के बाद सबसे पहले आदमी क्या चाहेगा कि एक बड़ा आलीशान मकान हो जाए। तो वो वर्जित है। बड़े मकान में आप रह ही नहीं सकते, आपको कुटिया में रहना है। भैया वो ऑप्शन गया। अब आइए साहब, नेक्स्ट आ जाएगा हीरे जवाहरात और सोना चांदी पहनूं, वो पहनना प्रोहिबिटेड है, अदरवाइज आप उस जॉब से ही बाहर हो जाएंगे। अब आइए साहब, मखमली वस्त्र नहीं पहन सकते, सादी धोती पहननी है, ऑप्शन क्लोज्ड। अब आइए, खाने पीने में मौज मस्ती कर लूं, तो भाई साहब शराब आप पी नहीं सकते, मांस मछली आप खा नहीं सकते, प्याज लहसुन आप खा नहीं सकते। तो गजब का एंजॉयमेंट था, जो लोग कहते हैं ना बड़ा एंजॉयमेंट होता था। ऑप्शन क्लोज्ड। उसके बाद अगर आप ईमानदारी से भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो क्या होगा? एक कोई व्रत रखना पड़ेगा। तो साल में 52 हफ्ते तो ये हो गए, 52 दिन ये गए, 2 नवरात्रे 18 दिन 70, 24 एकादशी 94। तो भाई शराब पीनी नहीं है, मांस मछली खानी नहीं है, प्याज लहसुन खाना नहीं है, हर चौथे दिन भूखे रहना है, ऑप्शन क्लोज्ड। तो बेटा पैसे करोगे क्या? तो ऐसी व्यवस्था बने। अब सुनिए, कोई ये सोचे चलो ये सब तो ऑफिशियली है ना, मैं भेष बदल के जाके बाहर अपना खा पी आऊंगा, मौज मस्ती कराऊंगा। तो वेशभूषा क्या बताई गई? सर घुटा के और चुटिया रखनी है। भाई साहब, आपका ऐसा आइडेंटिफिकेशन कर दिया गया कि अगर आप चुपके से भी चाहो तो ऑप्शन क्लोज्ड। आज अगर आपको किसी होटल के बार में ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो सर घुटा हुआ चुटिया रखे हो, तो हर आदमी घूर के देखने लगेगा, अब ये यहां कहां से आ गया? आप सोचिए हमारे लोगों ने कितनी बैलेंस्ड व्यवस्था सब तरफ के लिए बना के रखी थी, मगर उसके बावजूद हमारे दिमागों में वो चीज इस ढंग से भरी जा रही है। उन चीजों से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि समाज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन समाज की चुनौतियों के साथ जो देश के सामने चुनौतियां आ रही हैं, आप कहेंगे सारी प्रॉब्लम मैंने समझ ली, मगर हमें क्या करना है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। आपको हर चीज पे बहुत पैनी नजर रखनी है। पहली पैनी नजर क्या है? 10 में से 9 लोगों को आपने देखा होगा कि उनका सिर्फ इतना लक्ष्य रहता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक स्टेज ऐसी आती है कि वो आपका बेटा बेटी बहुत बड़ा तो बन जाता है या बन जाती है, मगर फिर आपको रियलाइज होता है कि और कुछ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हर चीज की अपेक्षा आप अगर सरकार से करेंगे तो याद रखिए कि हमने 1,500-2 हजार साल के विदेशी आक्रमण और तकरीबन 800 साल के सीधे विदेशी गुलामी काल में तत्कालीन सरकारों के विरोध में रहते हुए अपने को बचाया है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, और यह महात्मा गांधी की एकमात्र किताब है जो अंग्रेजों ने बैन कर दी थी। वो किताब प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है, वो जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब लिखी थी, यानी क्वेश्चन आंसर। वो खुद ही एडिटर हैं और खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता पूछता है, कहता है कि बापू, भारत का एक गरीब किसान जिसके पास 2 जून का खाना खाने के पैसे नहीं हैं, ढंग से कपड़े पहनने के पैसे नहीं हैं, इसको देखकर आपको भारत के भविष्य के प्रति चिंता नहीं आती है? तो गांधी जी का जवाब जानते क्या था? इसे देख के चिंतित नहीं होता हूं, पढ़े लिखे लोगों को देख के चिंतित होता हूं, क्योंकि ये लोग उस विचार और व्यवस्था में पढ़ के आगे आ रहे हैं कि ये इंग्लैंड से तो मुक्ति चाहते हैं और खुद इंग्लैंड की कॉपी बनना चाहते हैं।
उन्होंने कहा ये उन विचारों से आगे जा रहे हैं, ये शब्द महात्मा गांधी ने यूज किया है कि आज की लड़ाई पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और भारतीय सभ्यता के बचाव के बीच में है। और उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये आसुरी सभ्यता है और भारतीय सभ्यता दैवी सभ्यता है। उन्होंने शैतानी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है और एनीबडी कैन गो एंड चेक हिंदू स्वराज में। और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि यह सभ्यता अपने लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा कर देगी। और आज आप देख लीजिए, इकोलॉजिकल इंबैलेंस, टेररिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ तो सामने आ गई। अब इसका समाधान क्या है? आज का अगर आप वर्ल्ड देखें तो जब ट्रंप ने कहा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मतलब मान लिया ना कि अमेरिका ग्रेट नहीं है। दूसरा, 1 जनवरी 1995 को WTO बना। 2025 आते आते जो कुछ कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा लगा कि अमेरिकन जो मॉडल है, यानी इकोनॉमी में ओपन मार्केट इकोनॉमी, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी और पॉलिटिक्स में लिबरल डेमोक्रेसी, ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल्ड हो गया। तो एक बहुत बड़े राइटर थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें उन्होंने कहा वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द बेस्ट। मगर 25-30 साल में क्या हो रहा है? आज यूरोप और अमेरिका ही सबसे बड़े आर्थिक चुनौतियों को जूझ रहे हैं। दुनिया बदल गई। अब समाधान क्या है? जो मैं गांधी जी की बात कर रहा था, 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो मानव अधिकारों का विषय बहुत प्रमुखता के साथ उभर के सामने आया। तो दुनिया के सभी बड़े बड़े महापुरुषों को लेटर्स लिखे गए कि आपकी नजर में जो 5, 7, 8, 10 मूलभूत मानवाधिकार हो जिसके द्वारा सबके मानवाधिकार संरक्षित किए जा सकते हो, वो आप लिख दीजिए। तो गांधी जी का जवाब सबसे अलग था। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू एंश्योर एवरीबॉडीज ह्यूमन राइट्स, इन माय ओपिनियन, आगे उन्होंने जमते क्या शब्द लिखा था, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट देयर कैन ओनली बी फंडामेंटल ड्यूटीज। अर्थात मेरी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने बताया है। अब यहां पे एक बात समझिए, शिक्षा और विवेक दो अलग अलग चीजें। अब गांधी जी की औपचारिक शिक्षा न प्राप्त करने वाली माता जी के पास यह ज्ञान कहां से था? रामायण की कथा को आप देखिए तो हर जगह सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य है। राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य। एक ही जगह अधिकार की बात आई है जब कैकेयी कहती है राजा दशरथ से कि मुझे आपका वो हमारा अधिकार जो है उसे प्रयोग करना, सारी समस्या वहां से शुरू होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये गांधी जी को शिक्षा स्कूल से नहीं मिली, ये उनकी मां ने दी। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब अपनी माता जी के पास आए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार, तो उन्होंने क्या उनको दिया था? रामचरितमानस। हमें अपने परिवारों में यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों को हम जानकारी और संस्कार जब देंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि शिक्षा का सही उपयोग कैसे करना है। वरना आपके पास पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगी, उसे सही दिशा में प्रयोग करने नहीं जानेंगे तो क्या होगा? आपने देखा तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, सबके सब तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पढ़ाई लिखाई सही दिशा में नहीं ले जा सकती। पढ़ लिख के प्रोफेसर होके अफजल गुरु बन सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन सकता है, सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, अरबपति होके कोई व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन सकता है, और एरोनॉटिकल का जानकार होके 9/11 करने वाला खालिद शेख मोहम्मद अट्टा बन सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि समाज के अंदर बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हमें स्वयं करनी होगी ताकि उन विषयों के बारे में जागृति रहे, और वह जागृति रहे ताकि लोगों को यह पता चल सके
कि हमें इन चुनौतियों का सामना कैसे करना है। अगर हम अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकेंगे, और इसके लिए मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अक्सर चर्चा परिचर्चा में बहुत से प्रश्न बच्चे पूछते होंगे और आपके पास उसका बहुत सटीक उत्तर नहीं होता होगा। कारण आज जो मां बाप हैं उन्होंने ही अध्ययन छोड़ दिया है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों ने भी रामचरितमानस की बात की कि कोई बच्चा आपसे पूछेगा साहब राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी? बिल्कुल सही बात है, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं और 1 क्यों नहीं? उसका जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि अगर राम कथा को समझें तो वो पूरी की पूरी राम कथा आपके अंदर घटित होती है। भगवान राम का जन्म रावण को वध करने के लिए हुआ था। रावण के कितने सिर थे? 10। तो 10 ही सिर क्यों थे? 5 या 15 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? या 4 या 5 क्यों नहीं? और अगर 10 ही सिर थे तो उसको दशानन क्यों कहा गया? 10 मुख वाला क्यों कहा गया? 10 शीश भी तो कह सकते थे, यानी 10 सर वाला, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर नहीं कहा। अच्छा, एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? और भगवान भी हैरान थे, क्यों? रावण के 10 सिर इसलिए हैं कि रावण हमारे मन की उस प्रवृत्ति का प्रतीक है। हमारे शरीर में कुल कितनी इंद्रियां हैं? 10। 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक है। और दशानन यानी 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस, उसका प्रतीक है रावण। एक सर कटता है, दूसरा सर उगाएगा, अर्थात किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर। इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। तो फिर कैसे होगा? उसको कौन समाप्त करेगा? राम। राम का अर्थ क्या है? रमन्ते इत रामा, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार रमा हुआ है। द एलिमेंट विच बिहोल्ड द एंटायर यूनिवर्स इज राम। और राम कैसे उत्पन्न होंगे? राम के पिताजी का क्या नाम है? जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आ जाएगी तो आपके हृदय में वो डिवाइन एलिमेंट होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करे। मगर ये नष्ट करने का कार्य अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए 4 पुरुषार्थ की जरूरत होगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसीलिए भगवान राम 4 भाई हैं। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है, भरत मोक्ष है। इसीलिए लक्ष्मण ही राम के साथ वन में क्यों जाएंगे? काम अर्थात कामना यानी इच्छा, डिजायर, ये कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, इसलिए लक्ष्मण सदैव राम के साथ जाएंगे। शत्रुघ्न राजधानी में क्यों रहेंगे? अर्थ कभी शहर छोड़ के नहीं जा सकता, अर्थ वहीं रहेंगे। भरत ही खड़ाऊ रख के क्यों पूजा करेंगे? क्योंकि मोक्ष पाना है तो धर्म के किसी प्रतीक को रख के तपस्या करनी पड़ेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। अब आता हूं कि राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी। ये चारों प्रवृत्तियां एक सोर्स से नहीं आ सकती, धर्म सतोगुण से आएगा। अच्छा, एक और बात देखिए, इन दोनों में जुड़वा कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक काम और एक अर्थ, यानी एक इच्छा और एक पूर्ति। इच्छा और पूर्ति तो जुड़वा है भाई, इच्छा होगी तो पूर्ति होनी ही होगी। तो अब आप देखिए, धर्म सतोगुण से आएगा, अर्थ और काम रजोगुण से आएगा, और मोक्ष को तमोगुण से पार जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कौशल्या जी सतोगुण की प्रतीक हैं, सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक हैं, तो उनसे अर्थ और काम उत्पन्न हो रहा है, और केकई तमोगुण की प्रतीक हैं। तो ये तीनों चीज 3 अलग अलग सोर्सेस से ही ये 4 आ सकते हैं, इसलिए 3 रानियां होनी थी, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 4 भी थी। और इसका एक और अर्थ समझिए, मतलब वो नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, इन तीनों में सबसे सुंदर कौन मानी जाती थी? केकई। इसका अर्थ यह हुआ कि अक्सर सबसे अधिक आकर्षक दिखने वाली चीज में सबसे भयानक संभावनाएं छुपी रहती हैं, यह भी व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब मैंने सिर्फ इसलिए आपको यह बताया कि अगर आपने ही कभी इस दृष्टि से चीज को नहीं देखा होगा तो हम बच्चों को कैसे समझाएंगे कि इस चीज का अर्थ क्या है। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, अगर हमको यह बात समझनी है तो। दूसरा उदाहरण बताता हूं आपको। हमारे यहां कहा जाता है कि साहब आत्मा जो है
वो शरीर में है, बाहर दिखाई नहीं पड़ती। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो लोग साइंस पढ़े होंगे, लाइट जो है ये वहां से चलती हुई आती है, सूर्य से स्पेस में ट्रेवल करती है, तो ये वेव है, क्योंकि पार्टिकल हो तो लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल सकता। पर जैसे ही आप पानी में जाती है तो आप देखते हैं ना, पानी कम गहरा दिखने लगता है, यानी मीडियम में आके वो पार्टिकल बिहेव करती है। तो आज तक फिजिक्स में सॉल्व नहीं हो पाया कि लाइट है क्या, वेव या पार्टिकल, तो इसको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। तो उन्होंने कहा स्पेस में वो वेव है और मीडियम में पार्टिकल है। ये साइंस है, प्योर साइंस है। यानी प्रकाश स्पेस में वेव है और मीडियम में पार्टिकल है, ये तो साइंस है। और आत्मा आकाश में अव्यक्त है और शरीर में व्यक्त है, ये अंधविश्वास है। हमारे यहां एक एक चीज बहुत गहराई से है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समाज में यह बात संभल कर रखनी होगी और समझना होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि FBI का चीफ काश पटेल बना, गुजराती मूल के भारतीय हैं। जब शपथ ग्रहण करने गए तो गीता पे शपथ ली, माता पिता दोनों को दे के गए और माता पिता का पैर छुआ शपथ लेते ही। अब बताइए, छोटी सी अमेरिकन कंपनी में नौकरी लग जाए तो आदमी इतना बड़ा अपने को समझने लगता है कि माता पिता को दरकिनार कर देता है। उन लोगों के लिए हमें ऐसे एग्जाम्पल्स बताने चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए आपसे कहा कि विज्ञान से लेकर धर्म ग्रंथों तक और आपके अपने आचरण तक यह बहुत आवश्यक है कि आप समाज में किस प्रकार से अपने परिवार को सही दिशा में ले जाएं और समाज के भिन्न भिन्न लोगों के साथ किस प्रकार अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों का सकारात्मक उपयोग करें और उसके साथ साथ समाज का भी विकास करें और अपनी आंतरिक चेतना का भी विकास करें। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो सरकार के परव्यू के बियॉन्ड है। इसमें सरकार की तरफ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है और इसलिए आपको यह भी कॉन्फिडेंस इसमें रखना होगा कि यदि हम सही दिशा में चलेंगे और इस देश विरोधी शक्तियों को, अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कह दूं, आज ऐसे लोग आ गए हैं जिनके की चीजों का प्रयोग विदेश की शक्तियां कोट करती हैं भारत के विरुद्ध। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सब में हमारे समाज का एक वर्ग, हमारी राजनीति का एक वर्ग, हमारा इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट का एक वर्ग हमेशा दूसरों के लिए चारा बना रहता है। हमें यह भी समझना होगा कि समाज को कैसे साथ में रहना। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हर समाज के अंदर एक अच्छाई है, मुस्लिम समाज के अंदर भी एक अच्छाई है। आप उसको उज्ज्वला योजना दे दीजिए, आप उसको मकान दे दीजिए, आप उसको आयुष्मान भारत दे दीजिए, आप उसको कुछ भी दे दीजिए, वो कहता है हेल विद इट, मुझे देखना है कि मेरी कौम का फ्यूचर किधर है। सही है गलत है उसका सोचना, वो अलग बात है, पर यूनिडायरेक्शनल है, कमिटेड है। बाकी समाज में क्या है, अरे मुझे 2000 रुपए की बिजली फ्री मिल गई, अब काफी है, किसी को भी सत्ता दे दो, कौम का फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट। यानी एक समाज समष्टिगत दृष्टि से सोच रहा है, टीम स्पिरिट से, और एक व्यक्तिगत स्वार्थ में सोच रहा है कि मेरे को कितना लाभ मिलेगा। जीतता वो है जो टीम स्पिरिट से खेलता है। यह चीज हमें सोचनी चाहिए। क्या आपने कभी सुना है कि भाषा को लेकर कोई लड़ाई हो मुस्लिम समाज के नेताओं में? कभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी का है मुझे तेलुगु में बोलना है इसके लिए मैं लड़ रहा हूं? कभी बदरुद्दीन अजमल ने कहा मुझे असमिया में बोलना है इसके लिए मैं लड़ूंगा? कभी महबूबा मुफ्ती कहती मुझे कश्मीरी में बोलना है, लड़ूंगा? भाषाओं की स्वतंत्रता है, पर भाषाओं को की स्वतंत्रता को आपस में लड़ाई का हथियार बनाया गया, यहां वहां नहीं है। कभी कोई दक्षिण में के मुस्लिम ने उत्तर भारत के अगेंस्ट में बोला है? उत्तर के कश्मीर और केरल का मुस्लिम कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलता। नहीं लड़ा सकते आप उन्हें, आप अमीर गरीब में नहीं लड़ा सकते। इसीलिए एक भी मुस्लिम कंट्री में कम्युनिस्ट नहीं पनप पाए। आप उनको जात पे नहीं लड़ा सकते। जुलाहा, बेनहा, अंसारी, गद्दी, घोसी, मिरासी को शेख और सैयद के खिलाफ नहीं लड़ा सकते। और इतना ही नहीं, भाई भाई की लड़ाई हमारे यहां भी तो होती है, प्रॉपर्टी की मुकदमे चलते हैं, मुस्लिम्स में नहीं होती होगी क्या? कितने मुकदमे देखें कोर्ट में? जो तय होगा फैमिली के लेवल पे तय होगा, कम्युनिटी के लेवल पे तय होगा, वहीं तय हो जाएगा। समाज को कैसे जीना है यह सीखने के बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे
मतलब इसको अन्यथा नहीं, हमारे यहां तो कहा गया है कि विपक्षी से भी सीखो। क्या चीज सीखी जा सकती है? समाज कैसे आपका संचालित होगा, किन मूल्यों से संचालित होगा, वो अगर आप सीखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, आश्वस्त रहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। वो समय अब आ गया है। आज भारत दुनिया में जिस नए तरीके से बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया में लड़ाई है। आपने देखा ना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, इजराइल हमास में लड़ाई है, कंबोडिया थाईलैंड में लड़ाई है। इन लड़ाइयों के बीच में कौन एक देश है जो दुनिया को एक संदेश दे सकता है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहां होगा? वो भारत दे सकता है। कैसे? ऐसे दे सकता है कि भगवान राम ने जब लंका जीता था तो अपना एनेक्सेशन नहीं किया, ना वहां अपना डिप्टी बैठा ला, ना उससे कोई संधि की। अर्थात हम वो हैं जिन्होंने शक्तिशाली होने के बाद कभी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हम वो हैं जिसने शक्तिशाली होने के बाद किसी पे अत्याचार नहीं किया। हम वो हैं जिसने कभी कन्वर्ट करने के लिए दुनिया में नरसंहार नहीं किया। तो अगर भारत उभरेगा तो अटल जी की जो प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर यह भी ध्यान रखिए कि जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। और आपने देखा जब से हमारी सरकार आई है तो वो एरा ऑफ सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया है। पहले कोई भी आता था मार के चला जाता था और हम सिर्फ चिल्लाते रहते थे। अब हम हैं, जाते हैं और मार के चले आते हैं, दूसरा चिल्लाता है। एक दौर था भारत के हर इलाके में आतंकी हमले होते थे। सूरत में भी तो विस्फोट हुआ था। कौन सा ऐसा इलाका नहीं था, सूरत हो, अहमदाबाद हो, जयपुर हो, नागपुर हो, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, जम्मू, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह होता था। और जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है मरकज सुभान अल्लाह, जिसपे अभी बम्बार्डिंग हुई, 100 से लोग मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, वहां बैठ के वो आतंकी सुभान अल्लाह कहते थे। मोदी जी ने वो दिन दिखाया है कि वहां पे आपने देखा था ना, उसने कहा मसूद अजहर ने कि मेरे परिवार के 14 लोग मर गए, बेहतर है मैं भी मर जाता। यानी जहां से बैठ के वो भारत के आतंकी हमलों पे खुश होकर सुभान अल्लाह करते थे, आज वो या अल्लाह करने लगे हैं। वो मुकाम ले जाके दिखाए हैं। इसलिए हमें अब दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी। हम उदार भी हैं पर शौर्य भी रखना होगा, धैर्य भी रखना होगा, साहस भी दिखाना होगा। अब वो दिन चले गए जब कोई एक झापड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे कर देना था। अब वो दिन गए जो हमारे तरफ एक लखनऊ में कहावत होती है कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। अब अगर कोई एक हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम वहां तक पहुंचे। मगर हम यह भी ध्यान रखेंगे कि जिसे एक पंक्ति में कहूं कि कहने को तो राणा के हैं वंशज कहाते हम, राणा सा है पौरुष अब क्यों नहीं विचारी है। अरे जीने के लिए तो मरना हो, सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, जो हमारी सरकार ने करके दिखाया, आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। अब यह भी अंत में समझिए, हम सब चाहते हैं भारत विकसित राष्ट्र बने, ज्ञान का प्रतीक बने और समृद्धि के शिखर पर पहुंचे। माता लक्ष्मी की भी कृपा हो और माता सरस्वती की भी कृपा हो। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं
और माता सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा हम उतना ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप इस मामले में एकदम आश्वस्त रहिए। और भारत अब उस मुकाम तक पहुंच रहा है, हम दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए आगे नहीं जा रहे हैं, हम विश्व मित्र और विश्व गुरु बनने के लिए आगे जा रहे हैं। इंडिया इज ऑल सेट नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। जो कैसे करके दिखाया, 177 देशों में जब कोई योग करता होगा तो भारत से मोटिवेट होता है ना, और वर्ल्ड मोटिवेट हो रहा है। एक ये पॉइंट बता के विषय को समाप्त करता हूं। आप कहेंगे कैसे मान लें, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रभाव में वर्ल्ड कैसे आ रहा है। आप देखिए 177 देश योगा करते हैं, इंक्लूडिंग 40 मुस्लिम देश। अब आइए साहब, आज से 25 साल पहले मैं यूएस गया था, वेज बर्गर जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी। अब वो वेजिटेरियन नहीं, वेगन भी हो गए। यह है भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। अब आइए साहब, 50 साल पहले कहते थे ये फूल पत्ती से कोई इलाज नहीं होता, क्या बेकार की बात करते हो, नीम हकीम खतरा है जान, अरे मेडिसिन यूज करो, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन। अब कहते हैं हर्बल मेडिसिन। देखिए आयुर्वेद का प्रभाव आ रहा है। 50 साल पहले कहते थे गाय के गोबर से कोई खेती नहीं होती, अब कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 साल पहले मेडिटेशन का मजाक उड़ाते थे, अब जो है मेडिटेशन भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, वेजिटेरियन की बात भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। यानी हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का प्रभाव विश्व पे बड़े सहजता से, धीरे से, चुपके से बढ़ता जा रहा है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, न्यूज वीक एक मैगजीन निकलती है, उसमें लीजा मिलर ने एक आर्टिकल लिखा था, वी ऑल आर बिकमिंग हिंदूज, अमेरिकन के लिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया को नई दिशा हम दिखाएंगे, और यहीं जहां से शुरू किया था वहीं समाप्त करता हूं। सैम ऑल्टमैन ने अगर यह कहा कि एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म, तो हम वो हैं जो दुनिया को समृद्धि का रास्ता भी दिखाते हैं और मुक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। यह कहीं और से नहीं मिल सकता। तो अटल जी की उसी कविता की पंक्ति से समाप्त करता हूं जिसमें वो कहते हैं कि मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। क्योंकि जो उपनिषद आत्मनो ब्रह्म कहा, ये वेद से ही आ रहा है ना। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में कहर है, सागर के जल में छहर छह, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जबकि सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। देखिए आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन सिविल कोड पे था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अनेक हाई कोर्ट्स और अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और जहां तक अगर है तो आप देखिए, इसके लिए हम चाहते हैं कि सभी दलों में समान रूप से एक सहमति बने। और फिर भी व्यवस्था के तहत अगर आप देखें तो ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है प्रधानमंत्री जी के दौर में, तलाक बिद्दत खत्म हुआ है, मेहरम की परंपरा खत्म हुई है, हज सब्सिडी खत्म हुई है। यानी समानता की दिशा में कुछ कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दूसरा जो आपने जनसंख्या के विषय में पूछा, निश्चित रूप से जनसंख्या का असंतुलन एक चुनौती है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डेमोग्राफिक मिशन बनाने का निर्णय लिया है, ताकि डेमोग्राफी चेंज के विषय को एक व्यवस्थित रूप से स्टडी करके उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तीसरा आपने कहा कि हिंदू समाज के अंदर जागृति, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज जो जागृति आई है आपके अंदर, थोड़ी जागृति आई है। अगर 50% जागृति आ जाए तो देखिए थोड़ी सी जागृति में कितना अंतर आया है। जानते कितना अंतर आया है? वो लोग जो कार सेवकों पे गोली चलवा रहे थे वो कहने लगे हम भी मंदिर के पक्ष में हैं। जागृति इतनी आई है कि 2014 के बाद वो लोग कहते थे, कांग्रेस पार्टी ने रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी, हमने तो नहीं कहा था बंद कर दो। जागृति इतनी आई है कि पिछले बंगाल के चुनाव में आपको याद हो, ममता बनर्जी जी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करने लगी, अपने ये राहुल गांधी जी कुर्ते पे जनेऊ दिखाने लगे थे।
अरविंद केजरीवाल को गुजरात चुनाव में फोटो में भगवान दिख गए थे। तो आपकी शक्ति जो जो जागृत होगी, त्यों त्यों सामने वाले अपने आप उस स्वीकार्यता की तरफ बढ़ेंगे। तो जिसे एक पंक्ति में कहूं कि आंधियां उठने लगी, अब ज्वार होना चाहिए। आंधियां उठने लगी, अब ज्वार होना चाहिए। सरों में क्रंदन नहीं, हुंकार होना चाहिए।